चर्चा कर रहे थे कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जो यूएस में H1B वीज़ा पे फ़ी बढ़ा के 1 लाख कर दिया है, उसका क्या असर अमेरिका में पड़ेगा, क्या असर भारत पे पड़ेगा, कहाँ पे कितनी अपॉर्चुनिटी बनती है, कितनी समस्याएं होती हैं। काफ़ी दिलचस्प चर्चा चल रही थी। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूएन महासभा में एक स्पीच दिया है। उस स्पीच में कई सारी ऐसी बातें कही हैं जिसको जानना बेहद ज़रूरी है, तो मैं सोचा कभी थोड़ी सी चर्चा इस पर मैं कर लूँ। उन्होंने एक बार फिर से दोहराया है कि रूस यूक्रेन वॉर को जिन लोगों ने फंड कर रहे हैं, भारत का नाम कह लें या फिर चीन का नाम ले लें, तो वो सही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे फंड करने वालों के ऊपर टैरिफ लगाने से हम बाज नहीं आएंगे। एक बार फिर से उन्होंने दोहराया कि भारत पाकिस्तान युद्ध हमने रुकवाया है। इस तरह कई सारे उनके बयान आए हैं। पहले एक बार उस स्पीच को सुन लेते हैं और फिर मैं अपने मेहमानों से उस पर रिएक्शन लूँगा। China and India are the primary funders of the ongoing war by continuing to purchase Russian oil. But inexcusably, even NATO countries have not cut off much Russian energy and Russian energy products, which, as you know, I found out about 2 weeks ago, and I wasn't happy. Think of it. They're funding the war against themselves. Who the hell ever heard of that one? In the event that Russia is not ready to make a deal to end the war, then the United States is fully prepared to impose a very strong round of powerful tariffs, which would stop the bloodshed, I believe, very quickly. प्रभु दयाल साहब, उनके बयान का एक हिस्सा आपको सुनवाया मैंने, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, हम वही करेंगे जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट पे है। ये कोई नई बात नहीं कि वो टैरिफ्स और एडिशनल टैरिफ्स और पेनल्टीज की बात कर रहे हैं रशिया से ऑयल परचेज करने पे, और सबसे ज्यादा तो उन्होंने एडिशनल पेनल्टी टैरिफ्स हमारे ऊपर लगाए, चीन के ऊपर नहीं लगाए। यूरोपियन कंट्रीज भी एनर्जी खरीद रही, एनर्जी सप्लाईज रशिया से, उन पे नहीं लगाए, हमें पे लगाए। लेकिन हमने ये सीखा है कि ट्रंप जो है वो बहुत हेडस्ट्रॉन्ग है, ऑब्स्टिनेट है, एरोगेंट है। वही करेंगे जो वो करना चाहते हैं, और इसको ध्यान में रखते हुए हमें भी वही पॉलिसीज बनानी चाहिए जो हमारे इंटरेस्ट में हो। हमको मल्टी अलाइनमेंट की तरफ जाना चाहिए, जो हम जा रहे हैं। दूसरे देशों के साथ हमें अच्छे रिश्ते बनाने चाहिए और तंदुरुस्त करने चाहिए, और फिर अमेरिका से जो हमारे ऊपर प्रेशर आएगा उसको हमको रेजिस्ट करना होगा। देखिए, एक बात और मैं कहूँगा, जो सुनील जी ने कहा था कि जो बाहर रहते हैं, जो भारत से चले जाते हैं, वो देशद्रोही होते हैं, ये बिल्कुल बकवास है। मैंने ये देखा है, जो बाहर हमारे भारत के लोग जाते हैं वो बहुत नेशनलिस्ट रहते हैं। उसमें उनमें जो भारत प्रेम रहता है वो हमारे यहाँ लोगों में नहीं रहता। हमारे लोग तो रोज गालियां देते हैं भारत को, लेकिन जो जब बाहर चले जाते हैं, वो उनके दिल में जो भारतीयता हमेशा रहती है, जो भारत के लिए प्रेम रहता है, वो कहीं ज्यादा रहता है, और वो भारत और दूसरे देशों के बीच में एक फ्रेंडशिप का ब्रिज बने हुए हैं। इसके अलावा देखिए, जो ये H1B वीजा की बात हो रही थी, इसका मेरे विचार में जो ये अनुराग जी ने कहा था, ये बिल्कुल सही कहा था कि ये हमको टैरिफ वगैरह, ट्रंप की ओवरऑल पॉलिसी भारत के खिलाफ ऐसा नहीं देखना चाहिए। और जैसा आरती जी ने भी कहा, ये वो जो कर रहे हैं उन्होंने अपने इंटरेस्ट को देखते हुए किया, और हमें हर तरह से ये देखना होगा कि हमारे इंटरेस्ट में क्या है, ट्रंप साहब की कौन सी पॉलिसीज हमें नुकसान पहुंचा रही हैं। अगर उन पॉलिसीज के बारे में बात की जा सकती है, जैसे ट्रेड टैरिफ के बारे में, तो हम करेंगे। लेकिन ये नहीं कि हम उनसे जाके गुजारिश करें कि देखिए भाई, ये जो आप फी लगा रहे हैं इसको ना लगाएं, हमारे लोगों का नुकसान होगा। वो करेंगे जो वो करना चाहे, हमें वो करना होगा जो हमारे लिए अच्छा है। और जैसा सब पैनलिस्ट ने कहा, हमें वो अपॉर्चुनिटीज इंडिया में क्रिएट करनी होंगी जिनसे हमारे लोग यहाँ रहे, कोई एम्प्लॉयमेंट रहे। धीरे धीरे बढ़ता जा रहा, 20 साल पहले बहुत कम था, बहुत कम अपॉर्चुनिटीज थी, अब बढ़ती जा रही है। उसी दिशा में हमको काम करना होगा, और ट्रंप का प्रेशर जो है वो आता रहे, उसको हमको निपटना। हालांकि आपने सही कहा। मैं जो H1B वीज़ा के आंकड़े देख रहा था, उसमें मैं देख रहा था कि पहले भारत की हिस्सेदारी और चाइना की हिस्सेदारी का मैं तुलना कर रहा था। देखा कि पिछले 1-2 साल में चाइना की हिस्सेदारी ज़्यादा बढ़ रही है H1B वीज़ा को लेकर, भारत की हिस्सेदारी वहाँ पे कम हो रही है। लेकिन मैं सुनील सोनम से आप ही के पास आऊँगा तुरंत, चूँकि अभी इन्होंने इस चीज़ को गंभीरता से लिया है कि आपने देशद्रोही वाली बात कह दी है। नहीं, पहले मैं अपोलोजाइज करना चाहूँ प्रभुदयाल जी से। मैं एक स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किया, और इसका कारण 2 था।
जस्ट टू मेक द पॉइंट, इट इज नॉट दैट आई बिलीव इट, मैं पता है कि मुझे कि वो लोग बहुत पैट्रियोटिक है। सेकंड, मैं जो आम जनता मेरे दोस्तों से जो सुन रहा हूं कि व्हाई इज गवर्नमेंट वांटिंग टू सपोर्ट समबडी जो बाहर जाके सेटल होना चाहते हैं, भले ही वो रेमिटेंस में पैसा भेजे, भले ही वो देश का झंडा उधर अच्छी तरह फैलाए, बात वो पक्की, मगर यहां अनएम्प्लॉयमेंट कितना है उसको सॉल्व करने के बगैर आप उनको उधर नौकरी नहीं मिल रही है उसके ऊपर ध्यान देंगे तो ये, इसलिए मेरा वो था, मैं अपोलोजाइज करता हूं दयाल जी, मैंने ऐसा कोई देशद्रोही का शब्द मैंने इस्तेमाल किया, was just to express a strong sentiment, okay, otherwise it was not meant in the anti patriotic sense of the word, ये कोई okay, पेट्रियोटिक ऐसा नहीं है, ये भी पेट्रियोटिक। हाँ, नहीं, द सेकंड बात ये है कि अगर इस बात पे आ जाए कि अभी ट्रम्प ने यूएनजी में, प्रभुदयाल साहब कुछ बोलना चाह रहे थे, प्रभुदयाल साहब कुछ बोलना चाह रहे थे। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए हमारे अनुराग जी भी जो हैं वो भी तो भारत से गए अमेरिका में, उनकी वो गए, उनकी फैमिली शायद पहले गई होगी, मैं जानता नहीं हूं, लेकिन ये सब लोग जो है भारत का झंडा ऊपर ये फहराते हैं। भारत की जो है पहचान ऐसी है कि इनकी सक्सेस है, ये हर क्षेत्र में सक्सेसफुल हुए हैं, इससे इंडिया की इमेज अच्छी होती है। देखिए मैं तो 4.5 साल न्यूयॉर्क में कॉन्सल जनरल रह चुका हूं, मैंने फर्स्ट हैंड देखा कि इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी जो है वो कितना अच्छा और पॉजिटिव रोल प्ले कर रही है, इतनी पेट्रियोटिक है, इतनी इंडिया लविंग है हर तरह से। देखिए सबसे बड़ी जो 15 अगस्त की परेड अगर होती है कहीं, वो तो न्यूयॉर्क में होती है, और उससे ये हमेशा दर्शाया जाता है कि हम कितना भारत को प्यार करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो जाते हैं वो 20-25 साल पहले जो गए वो अपॉर्चुनिटीज की वजह से गए, लेकिन अब हमें यही अपॉर्चुनिटीज इंडिया में हमको क्रिएट करनी होगी। इस पे सब पैनलिस्ट का इत्तेफाक है, सब बिल्कुल सुनील जी, आपको बीच में रोका था, मैंने आपको बीच में रोका था, अपनी बात पूरी करी, फिर मैं अनुराग जी और आरती जी के पास जाऊंगा। यूएनजे वाली बात में देखिए, जैसे आरती जी ने कहा था इसमें कि ट्रम्प के शब्दों के ऊपर उतना गंभीरता से हमें उनको लेना नहीं चाहिए, वो नेगोशिएटिंग टैक्टिक, उनकी आर्ट ऑफ द डील करके एक बुक लिखा है, उसमें यही उन्होंने दोहराया कि रिडिकुलस मांग करो फिर बीच में कहीं सेटल हो जाओ। मगर यहाँ पे जो हो रहा है ना, इसमें क्लियरली दिख रहा है कि ये पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, जैसे उन्होंने कहा कि चीन के ऊपर नहीं लगा पाए, और अभी बताया कि अभी मुझे पता लगा कि नेटो भी खरीद रहे हैं। अरे इतने साल से वो खरीद रहे हैं, ये पता नहीं था क्या? तो ये सब एक बातें करने के लिए, यहाँ पे उनका मकसद क्या है? ये सवाल इसलिए मैंने पूछा, ये सवाल इसलिए मैंने पूछा था आरती टिक्कू सिंह, क्योंकि ये ऐसे समय में ये बयान आया है जब हमारे यहाँ से विदेश मंत्री, उद्योग मंत्री वहाँ पे हैं, यूएस में हैं, और माना ये जा रहा है कि शायद ये बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। बीच में एक हफ्ते तक जो बयान सॉफ्टन हुए थे, तो उसके बाद ये बयान आना थोड़ा सा मुझे लगा कि ये कोई मैसेज तो फिर दोबारा से नहीं देना चाहते। आरती जी, अनुराग जी आ रहा हूँ आपके पास। देखिए ये भी समझना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है, जो मैंडेट लेकर आए हैं, उसका एक बहुत बड़ा एजेंडा ये भी था कि वो एंडलेस वॉर जो है वो रुकवाना चाहते हैं। उनका नेटो कंट्रीज के साथ जो बहुत बड़ा तनाव का इशू यही था कि वो जो डिफेंस स्पेंडिंग है नेटो की, उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अमेरिका कर रहा था और बाकी कंट्रीज नहीं कर रही थी। और अब जो आज उन्होंने बात कही है, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा गंभीर बात कही है। मुझे नहीं लगता है कि ये इसको लाइटली ले सकते हैं। ये एक्स पे उन्होंने ये स्टेटमेंट नहीं दिया है, यूएनजीए में दिया है, और खासकर उन्होंने चाइना, इंडिया और नेटो कंट्रीज सबके ऊपर ब्लेम डाला है कि वो यूक्रेन वॉर को कंटिन्यू करवा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि नेटो कंट्रीज अपने खिलाफ ही जो है वॉर कर वो स्पॉन्सर कर रही है इन अ वे, क्योंकि वो लगातार रशिया से एनर्जी खरीद रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस वाला ये जो वाला विषय है इसको हमें लाइटली लेना चाहिए, क्योंकि क्लियरली प्रेसिडेंट ट्रम्प की पूरी कोशिश रहेगी कि वो ये दोनों वॉर्स जो गाजा में चल रहा है और यूक्रेन में चल रहा है, गाजा में वो नहीं रोक पा रहे हैं किसी भी तरीके से, और यूक्रेन में बहुत कोशिश कर रहे हैं वो रोकने की। वो कम से कम चाहेंगे, वो कह रहे हैं ऑलरेडी कि 7 उन्होंने जंगे जो है वो, हालांकि उसमें भारत पाकिस्तान का भी जिक्र किया उन्होंने, एक बार फिर से भारत पाकिस्तान जंग को रुकवाने की बात की है यहाँ पे। एक मिनट में अनुराग जी को जोड़ लेता हूँ, कुछ जोड़ना चाहता है, जो शो का समय थोड़ा सा कम बचा हुआ है। अनुराग जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे?
लक्ष्मण जी, कहने को तो बहुत कुछ था, अभी तो समय को ध्यान में रखते हुए देखिए 2-4 बातें रखता हूँ। हमें एक ग्लोबल चर्चाओं में जाने की जरूरत नहीं है, युद्ध वगैरह चलते रहेंगे। आई थिंक आज का जो इशू था उसको मैं समराइज करता हूँ। देखिए, हम ज्यादा रेटोरिक में ना फंसे इंडिया में, और बेसिक तौर पे ये समझें कि जैसे मोदी जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिया के लिए जॉब क्रिएशन, ट्रम्प साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अमेरिकन के लिए जॉब क्रिएशन, राइट? तो लेट अस नॉट मिक्स द टू सेंटिमेंट्स, राइट? तो ये मोदी साहब का ये काम नहीं है कि यहाँ पे इंडियंस को ग्रीन कार्ड दिलवाएं। हालांकि कुछ लोगों ने बात छेड़ी थी, ये तो ये उतना ही स्टूपिड था जितना हम कहें कि ट्रम्प साहब इंडियंस को जॉब दिलाएंगे। ये उनका रोल नहीं है। आई वेरी मच सपोर्ट, देखिए मैं सुनील जी जो कह रहे हैं ना, मैं उसका सेंटिमेंट रखता हूं, मैं उसके साथ में हूं। अच्छा, पहली बात लक्ष्मण जी, आपने भी एक छोटी सी बात कही थी कि इंडिया का छोड़ के, यूएस का छोड़ के कोई इंडिया क्यों आएगा। देखिए, ये सब बेकार की बातें हो चुकी हैं। आज का वर्ल्ड इतना इंटरकनेक्टेड है, आप कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं, कहीं भी काम कर सकते हैं, राइट? आरती जी भी जहां काम करती हैं, कभी यूएस रहती हैं, कभी यूरोप जाती हैं। हम सब ग्लोबल सिटीजन्स हैं, हमें जहां अच्छा लगता है हम वहां रहेंगे। एक ही जगह स्वर्ग नहीं है धरती पर, हर जगह अगर आपकी कमाई अच्छी है तो आपके लिए दुनिया स्वर्ग है, आप कहीं भी हो। और अगर आप गरीब हैं तो देखिए, आप यहाँ पर यूएस में रह लीजिए, आपकी लाइफ उतनी ही नर्क है जितनी होती है। तो लेट अस जस्ट डिस्पेल दिस नोशन कि अमेरिका में सब चंगा है और वहां सब, ये व्यर्थ की चर्चा है, एटलीस्ट टैलेंटेड लोगों के लिए जो कोशिश कर रहे हैं। इस स्पिरिट में मैं बात कहता हूं कि एक अमेरिकन ड्रीम है लेकिन एक इंडियन ड्रीम है। इंडियन ड्रीम क्या है? आप तो बिहार से आते हैं लक्ष्मण जी, आप समझते हैं। एक सेक्शन नॉर्थ इंडिया में उसका इंडियन ड्रीम होता है सरकारी जॉब। अब आप उसको कितना ही समझा लीजिए कि दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है, वो बोलेगा नहीं, मेरे लिए नौकरी मतलब गवर्नमेंट जॉब, मैं वही करूंगा। बिल्कुल, और वो ओवर एज हो जाएगा, वही करेगा। ऐसे ही साउथ में एक ड्रीम था विच वॉज टू गो अब्रॉड। वो अब आप उनको अब ये लॉजिक से परे है, इट इज अ कल्चरल इशू, तो वो जाएंगे ही जाएंगे। आई थिंक इंडिया थोड़ा सा कम है, अपने बात को खत्म कर लेंगे तो मैं जल्दी मैं खत्म कर रहा हूं कि इंडिया इस इशू में इतना इन्वेस्टेड होने की इंडिया को जरूरत नहीं है। ये इतना बड़ा मुद्दा इंडिया के लिए है ही नहीं। जिसने अल्टीमेटली देश छोड़ने का मन बना लिया है वो चला ही जाएगा किसी ना किसी बहाने से, तो उसमें इंडिया को क्यों इन्वेस्ट होना चाहिए उतना? इंडिया को इंडियन सिटीजन्स के लिए लग रही है, लेकिन हमें चूंकि शो को यहीं रोकना पड़ा, लेकिन आपने बहुत सही कहा कि इंडिया को इंडियन सिटीजन के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए।